हेलो ऑल, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स। इस कोर्स में देखिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज़म्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और साथ ही साथ नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि पार्ट 1 को हमने नोमेनक्लेचर का नाम दिया है, पार्ट 2 में भी आइसोमेरिज्म होने वाला होगा। तो हमारा जो नोमेनक्लेचर है ये भी यार देखो, अगर मैं बात करूँ 10th क्लास की, तो वो जो 10th क्लास का नोमेनक्लेचर है वो इसी वीडियो में कवर होने वाला है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। बट 11th 12th जेईई मेंस और नीट, इनके लिए जो नोमेनक्लेचर लगता है यार, वो उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, थोड़ी मास्टरी करनी पड़ती है उसमें। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से नोमेनक्लेचर को पार्ट में डिवाइड किया है 2। एक्चुअली पार्ट ज़्यादा होने वाले हैं बट मेनली बेसिक। अगर हमारा नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 है तो ये बेसिक पार्ट होगा, और इसके आगे जितने भी पार्ट आएंगे वो सब मास्टर्स पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें हमने क्या किया है कि सारे हमने एलिमेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिवाइड कर दिया। जैसे एल्केन्स में, एल्काइंस में, और एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, एमाइंस, इन सब में, एमाइड में, है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन सबको हमने इंडिविजुअली तैयार किया है नोमेनक्लेचर के हिसाब से। क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए अगर हम मास्टरी की बात करें नोमेनक्लेचर में तो। और ये पढ़ना देखो इसलिए यार इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का नाम ही नहीं पता तो आप वो ख़रीदने कैसे जाओगे? समझ रहे हो ना? तो उसके हिसाब से हमें किसी चीज़ का नाम जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जेईई में इसमें क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ना लाइक 4 ब्यूटेन पेंटेनोइक एसिड, है ना, ऐसे करके आते हैं। और फिर मतलब नेम ऐसे देते हैं आपको, और फिर अब जब आपको नेमिंग ही नहीं पता तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो उसके लिए हमें हर चीज़ की नेमिंग जाननी होगी। और नेमिंग के बाद हम सीधा आइसोमेरिज्म पे आ जाएंगे। तो नेमिंग का कोर्स थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए। 11th 12th में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, तो वो सब बता रहा हूँ। और साथ ही साथ क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे, और कॉपी पेन लेके बैठना भाई। पहले मैं आपको ट्राई करने को बोलूँगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये मैंने ओवरव्यू बहुत छोटे से में लिख दिया है इंट्रोडक्शन को, कि पहले हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे कॉमन नेम और आईपीओसी नेम में डिफरेंस। देन फिर इंपॉर्टेंट टेबल्स हम बताएंगे और इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो यूज़ होती हैं नेमिंग करने के लिए। और फिर हम थोड़े से एग्जांपल देख लेंगे। देखो, ये 10th के लिए काफ़ी होता है इतना कंटेंट। ठीक है, मैं इसको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कंटेंट क्योंकि बहुत बड़ा है। ये देखो, जीओसी का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने इसमें दिया है। जीओसी में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आईयूपीएसी नेमिंग आती है, आइसोमेरिज्म आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और इफेक्ट्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है इसमें क्या है? ये इफेक्ट्स। इफेक्ट्स अगर आपको समझ में नहीं आते तो भाई साहब, मुझे मालूम है आप 12th में बोर्ड में कैसे पास होने वाले हो, रट के। ठीक है, ये सारे रिएक्शन आप रट के, मार्कोनिकोव रूल्स वगैरह सब रट के भाई पास हो जाओगे, तो उससे देखो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप भैया 12th के बाद शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन अगर पढ़ना है आगे तो देखो सीरियसली पढ़ो हर चीज़ को। ठीक है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो उसका यूज़ होगा आगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे होंगे इफेक्ट्स। पर यार इफेक्ट्स को पढ़ने के से पहले हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इफेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हम इफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें जो रेजोनेंस वगैरह आने वाला है, हाइपर कंजुगेशन आने वाला है, इन सब में आइसोमेरिज्म शो होता है। डिफरेंट चीज़ को डिफरेंट तरीके से लिखने के बाद डिफरेंट इफेक्ट्स शो होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो वो सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, जिससे हमारा रिएक्शन को समझने का तरीका ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। आपको कोई भी रिएक्शन को ईजिली हो जाएगा, याद ही नहीं करना पड़ेगा यार, ईजिली समझ में आ जाएंगी सब चीज़ें। ठीक है, तो अब सीधा कोर्स पे आते हैं। तो पहला हमारा पार्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये जीओसी का पार्ट 1 है, और इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। ये देखो, पहला पार्ट है हमारा बेसिक्स का, जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, जो कि 10th क्लास के लिए सफिशिएंट होगा। बट अगर 11th 12th के स्टूडेंट हो आप लोग, तो यार प्लीज़ मास्टर्स का इंतजार करो, मास्टर वाला कोर्स देखना। देखो, बेसिक इसमें बताए गए हैं कि यार क्या क्या चीज़ होती है, जैसे मैथ एथ प्रॉप ब्यूट कब लगता है, और सफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें बताई गई हैं, टेबल बताई गई हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया है थोड़े से, और साथ ही साथ ब्रांचेस वगैरह के थोड़े से क्वेश्चन करवाए हैं। तो वो 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है बेसिक्स वाला। बट मास्टर्स में देखो यार, अगर किसी को चीज़ को मास्टरी करनी है तो उसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। सबको इंडिविजुअल लिया है मैंने। देखो, आप कंटेंट देखो कैसा कैसा है इसमें, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हमने इसमें एल्केन और ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस और साइक्लो एल्केन्स का हमने एक पार्ट बनाया है, जो पार्ट 2 होगा। कॉम्प्लेक्स एल्केन्स हम इसको नाम दिया है। और साथ ही साथ हमने जो पार्ट 3 बनाया है उसमें एल्कीन एल्काइंस को लिया है, साइक्लो एल्कीन्स और साइक्लो एल्काइंस को लिया है, कॉम्प्लेक्स एल्कीन्स और कॉम्प्लेक्स एल्काइंस को भी लिया है, जो पार्ट 3 होगा। पार्ट 3
मेजरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा कुछ मतलब इंक्लूड किया है जो बाकी सब में रिपीट हो जाएगा। मतलब यही केस लगेंगे, बस हर में फंक्शनल ग्रुप्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें सेपरेटेड में, उसके बाद हम जब फंक्शनल ग्रुप में आएंगे तो ये हमको पता चलेगा कि अल्कोहल का हमने अलग बनाया है, कीटोन एल्डिहाइड का अलग बनाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का अलग बनाया है, एसिड एमाइड और एस्टर का अलग बनाया है कोर्स, साथ ही साथ साइनाइड और एमाइंस और ईथर का भी अलग बनाया है। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ सच में ये नोमेनक्लेचर है और नोमेनक्लेचर में इतना कुछ पढ़ना पड़ता है सच में। ये 11th-12th है, आपको कुछ भी मिल सकता है। और भैया अगर आप जेईई मेंस और नीट की सोच रहे हो तो यार नीट तो फिर भी चलो ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली, बट हाँ जेईई मेंस में अगर आप सोच रहे हो तो यार आपको नाम ही ऐसा दिया जाएगा कि आप कंपाउंड बना ही नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन कैसे करोगे फिर, है ना, समझ रहे हो। तो फिर बस इसमें यही है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सेपरेटेड होने के बाद हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करी है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, फंक्शन विद इन फंक्शन होगा, ऐसे करके हम बात करते हैं। तो जैसे कि एक कोई चेन बनेगी, उसमें एक ब्रांच चेन बनेगी, एक और ब्रांच चेन बनेगी, देन यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगेगा। तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा वाला मेन होगा, कैसे इसकी नेमिंग होगी ब्रांचिंग की। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की बात करेंगे, देन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें बेंजीन हमारा टॉप पे आता है ना, भाई को तो सब जानते ही होंगे बेंजीन भाई को। खैर उसके बाद बाईसाइक्लो और स्पायरो की बात करेंगे, ये जो जेईई में इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब स्पायरो कंपाउंड के बिना तो वो रह ही नहीं सकते। हर बार एक ना एक क्वेश्चन स्पायरो कंपाउंड से ज़रूर आता है, ठीक है। ये सब रिसर्च करने के बाद ही बता रहा हूँ भाई, अपने मुंह से नहीं बोल रहा है ऐसे कुछ भी, मतलब मुंह से तो बोल रहा हूँ। खैर अब बेसिक्स पे आ जाते हैं। तो जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो पहला हमारा सवाल ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखो यार ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। बट कार्बन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ये टेट्रावैलेंट नेचर का होता है ये। और दूसरी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये खुद से ही लिंक हो जाता है और ये चेन बनती रहती है, ठीक है। तो इसके जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता, अपने पूरे कर नहीं लेता वैलेंसीज को, ये एक चलता रहता है और उसको टेट्रावैलेंट नाम दिया गया है इस प्रॉपर्टी को। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसकी वजह से ये अपने आप में ही कंपाउंड बनाता रहता है और बाकी सारे एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करता है कि आओ मेरे साथ घर बसाओ ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सेल्फ लिंकिंग और टेट्रावैलेंट की वजह से ये कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। साथ ही साथ अब इसका जो नोमेनक्लेचर है यार, देखो सिस्टम के हिसाब से दो टाइप का होता है, एक कॉमन नेम ट्राइवियल सिस्टम और एक होता है IUPAC नेम जो वर्ल्ड वाइड है। मतलब अगर किसी का नाम रिंकू है घर में और राकेश है बाहर, तो भाई रिंकू वाला जो होगा वो कॉमन नेम होगा और राकेश जो होगा वो IUPAC नेम होगा, ठीक है। रिंकू को तो हर कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ राकेश को हर कोई जानता है और हर कोई उसका नाम जानता है तो बना भी सकता है ऐसे। अगर IUPAC नेम किसी का हम जानते हैं तो हम उसको पहचान सकते हैं, कंपाउंड को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे निक नेम भी लिखा हुआ है और बाकी इसकी फुल फॉर्म सबको पता ही होगी, हर कोई बताता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। कोई नई बात नहीं है इसमें अभी तक। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेमिंग। कोई ज़्यादा डिफरेंस खास नहीं है, देखो कंपाउंड्स ये हैं, कॉमन नेम्स ये हैं। अब हर चीज़ का तो कॉमन नेम हमें याद नहीं होगा ना, इस वजह से हमने IUPAC नेम चुना है बनाने के लिए। खैर CH3COOH की अगर बात करें, HCOOH की बात करें तो देखो एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन, फॉर्माल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, ये बहुत फेमस चीज़ है, ये आपने साउथर्न इंडिया में देखा होगा क्लोरोफॉर्म। खैर तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनके ये कॉमन नेम आ जाते हैं और ये आ जाते हैं इनके इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनॉल, ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इनकी IUPAC नेमिंग में। अच्छा अब IUPAC नेम लिखना कैसे है, देखो यार अगर मैं 10th के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो इसके लिए सिर्फ एक ही रूल है, ठीक है, बाकी सब तो आप खुद ही कर लोगे। इसके लिए मेनली एक ही रूल है, आप इसको ऐसे करो, पहले प्रीफिक्स लिखो, देन वर्ड रूट लिखो और देन सफिक्स लिखो। समझ आ रहा है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन सफिक्स। अच्छा प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स के भी दो पार्ट होते हैं भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी। सफिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वर्ड रूट पहले देख लेते हैं। वर्ड रूट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास हैं चेन में वो डिसाइड करता है। जैसे कि मान लो C ऐसे लिखा हुआ है, इसकी वैलेंसी खुद पूरी करेंगे आप, एक बॉन्ड बना रखा है, टेट्रावैलेंट नेचर होता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड खुद बना हुआ है, H3 लगा दो टेट्रावैलेंट हो गया। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, H2 लगा दो टेट्रावैलेंट हो गया, ठीक है। ऐसे पूरा करना है आपको, एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा दो टेट्रावैलेंट हो गया। तो ऐसे करके हमें नाम करना होता है और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 3, तो इसलिए हम ऐसे करके वर्ड रूट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, जैसे मैंने बोला अभी तो वो मैथ एथ प्रॉप नाम से फेमस है,
ठीक है, तो ऐसे करके हमें नेमिंग करनी है। अच्छा, अब प्रीफिक्स और सफिक्स की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स तब यूज़ होता है जब कोई क्लोज कंपाउंड होता है या अनक्लोज कंपाउंड होता है। अनक्लोज कंपाउंड होता है तो हम कुछ नहीं लिखते, और क्लोज कंपाउंड होता है तो हम साइक्लो का यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आई? सबसे आगे हम साइक्लो का यूज़ करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम आएगा। ठीक है, बट मेन वाला नहीं, यहाँ पे हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ब्रांचिंग में होना चाहिए। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सेकेंडरी दिखाता है ये दिखाता है ब्रांचिंग को। ठीक है, ब्रांचिंग अगर उसमें हो रही होगी, जैसे मान लो एक सीधी कार्बन चेन है, ये सी 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 लग रहे हैं कुछ ऐसे करके, तो इसमें कहीं से कहीं तक सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स नहीं आने वाला। ठीक है, बट हाँ इसमें क्या कहते हैं, अगर मान लो ऐसे ही करके ये बन रहा होता है ना, और इसमें ऐसे कोई ब्रांच निकल रही होती, कोई बड़ी सी ब्रांच निकल रही होती, तो ये जो ब्रांचिंग होती है ना, ये ब्रांचिंग हमारी सेकेंडरी प्रीफिक्स में आती। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? ये जो हमने लिखा है, एक सेकंड, मैंने शायद गलत लिख दिया है इधर। हाँ, नहीं, सही लिखा है। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात होती है। अच्छा, सैचुरेटेड कौन से होते हैं भाई? जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है और उसके लिए हम एन यूज़ करते हैं। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, जिसके लिए हम इन और आइन यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी? ऐसे ही सबको लिखना पड़ेगा। मतलब साइक्लो है तो पहले यहाँ पे, फिर देन ब्रांचिंग है तो यहाँ पर, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर लिखेंगे, देन हम ये देखेंगे कि यार सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी उनकी पोजीशन बताएंगे, यहाँ लिखेंगे। एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, वो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको नाम यहाँ देंगे। चलो अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने ये पढ़ लिया कि यार देखो, नेम को ऐसे लिखना पड़ेगा, नेम इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स में भी प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ऐसे ही सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये यूज़ होता है क्लोज और अनक्लोज के लिए, ये होता है ब्रांचिंग के लिए यूज़, मैंने बता दिया। वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए यूज़। प्राइमरी सफिक्स यूज़ होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, एन इन आइन के लिए। और सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, ओके। अब वर्ड रूट में हम कैसे पता करेंगे, मतलब यार कि कितने कार्बन के लिए क्या लिखना है? तो जैसे ना मैंने अभी 3 कार्बन के लिए प्रॉप बताया था, ऐसे ही यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कार्बन आइटम में वर्ड रूट मैंने यहाँ लिख रखे हैं। देखो, 1 कार्बन आइटम होगा तो मैथ, 2 होंगे तो एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेन। अब इस सबको पढ़ के दिखाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको पूरी PDF में नीचे डाल दूंगा, है ना, लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। तो बस ये सब आप देख लेना, खुद आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके लिए एक रफ कॉपी लेके बैठना। ऐसे ही 11 के लिए अनडेक, डोडेक और ट्राइडेक यूज़ करते हैं यहाँ पे, 12 और 13 के लिए भी। सो ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, वर्ड रूट समझ में आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप देखो यार, काफ़ी टाइप के होते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपके लिए एक ये टेबल बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम COOH लिखते हैं, तो अगर वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा यानी कि ब्रांच में होगा तो हम यूज़ करेंगे कार्बोक्सी। ठीक है, और अगर ये सेकेंडरी सफिक्स यानी कि मेन चेन में होगा तो हम उसको यूज़ करेंगे ओइक एसिड। मतलब ऐसे मान लो कोई चेन बन के दिखा रही थी हमारी जिसमें COOH लग गया, तो ये एज अ मेन चेन में लगा है ना, तो इसके लिए हम ओइक एसिड यूज़ करेंगे। बट मान लो अगर यही COOH इधर लग जाता, ठीक है, और ये ब्रांचिंग में आ जाता, किसी टाइप से ब्रांचिंग में आ जाता मान लो गलती से भी, तो क्या होता है, इसके लिए कार्बोक्सी यूज़ करते। ठीक है, हर किसी के लिए ऐसा ही है। देखो, सल्फोनिक एसिड है ना, SO2H है, ये एस्टर आ गया COOR, तो इस सब के लिए हमारे पास ऐसे ही हमने दे रखा है। इसलिए 12th वालों के लिए लिखा है क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, सब कुछ मैंने सब टेबल रिसर्च करके ये सीधा सीधा लिख रखा है। बट 11th 12th वालों के लिए ऐसा नहीं होगा। मतलब टेबल तो यार सेम रहेगी, देखो, है ना, और इसकी प्रायोरिटीज़ भी सेम रहेंगी। जैसे सबसे ऊपर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब तो सेम रहेगा। साथ ही साथ 2 फंक्शनल ग्रुप और होते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या यार, ब्रांचेस होती हैं ये मेनली। इसको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि यार इनसे भी देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़े, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं। तो अगर हम एल्काइल वगैरह ये सब ग्रुप ऐड कर देते हैं तब भी उस प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जबकि होते ये भी कार्बन कंपाउंड्स हैं। ये देखो, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन व नाइट्रोजन वगैरह का यूज़ नहीं करा गया है, सब कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, तो ये नॉर्मली ब्रांचिंग में ऐड होते हैं
और कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं जिनको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप, ये एक कार्बन है तो मैथाइल, दो कार्बन है तो एक तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं करी है मैंने, 6 आता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि 2 कार्बन है तो एथाइल, और 2 से ज़्यादा कार्बन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो C2H6 करके, यहाँ पे 5 होता। ऐसे करके अगर ज़्यादा कंपाउंड होंगे तो उसका नाम भी ऐसे चेंज हो जाएगा। सबके आगे इसमें आइल लगाना है आपको, नेमिंग वैसी ही होगी, बस सबके आगे आइल लगाना है क्योंकि ये ब्रांचिंग में है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज methyl, ethyl एंड मैनी मोर, जनरली कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ब्रांचेस, ठीक है। साथ ही साथ हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जो यार हर चीज़ में घुस जाते हैं भाई, है ना, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये हर कहीं जाके मतलब करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो बस कैसे भी करके। तो बस ऐसे ही हमारा क्लोरो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर लिखेंगे ब्रांचिंग में क्लोरीन आ गया तो हम उसको लिखते हैं क्लोरो। ऐसे ही बाकी सारे हेलोजन्स को भी हम ऐसे लिखते हैं, आयोडो, फ्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी अगर ये ब्रांचिंग में है तो। अच्छा, ये सारे फंक्शनल ग्रुप को यार आप कॉपी कर लेना, जो भी मैंने बना रखा है ये। उसके बाद ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो ऑलवेज ब्रांचिंग में होते हैं, मतलब ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे ये हमेशा ब्रांचिंग में ही होंगे यार, ये कभी मेन चेन में नहीं होने वाले, है ना। तो ये वही वाले कंपाउंड है, देखो ध्यान से, ये सारे हेलोजन्स दिख रहे होंगे आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने बता ही दिया इनका नाम कैसे लिखते हैं। हेलोजन्स आ गए सारे। साथ ही साथ अच्छा ये वाला कंपाउंड थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाईएजो, डाई, ठीक है, डाईएजो, डाई, 2 बार डाई है, एक्चुअली ये डाई होता है, ये जो चलो छोड़ो मिक्सचर होता है वैसे ये नाइट्रोजन का, इसकी वजह से इसको डाई बोलते हैं। और बाकी ये जो कंपाउंड होते हैं ये हमेशा हमारे ब्रांचिंग में ही ऐड होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। साथ ही साथ एल्कॉक्सी ग्रुप होता है एक हमारा, ये एल्कॉक्सी ग्रुप है ये वाला, मतलब कोई भी हमारा ऑक्सीजन लगा होगा उसके साथ आर लगा होगा। आर को मैंने बता ही दिया क्या क्या हो सकता है, आर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, और ऐसे ही बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं। और साथ ही साथ एल्कॉक्सी है जब O लगा हुआ है, और सिर्फ सिंपल आर होगा, सारे अल्काइल ग्रुप होंगे तो उसमें YL लग जाएगा, बाकी सारी नेमिंग वैसी रहेगी जो हम नॉर्मल करेंगे, जैसे कि मेथेन था तो मैथाइल, एथेन था तो एथाइल, ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड समझा दिया मैंने। अब एक बात आती है कि जैसे कि ये 2 रूल हैं छोटे छोटे, ये देख लो, उसके बाद सीधा एग्जांपल स्टार्ट कर देते हैं। ये वैसे भी इंट्रोडक्शन कोर्स है बेसिक्स का, तो बहुत बड़ा नहीं होने वाला। इफ़ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट देन गिव नंबर अकॉर्डिंग टू टेबल, मतलब 2 से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों एक कंपाउंड में तो मेन वाला ग्रुप उसको मानना जो इस टेबल में सबसे ऊपर हो। जैसे मान लो अब हमारा एसिड क्लोराइड आ जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में आ जाते हैं एक ही कंपाउंड में, तो नंबरिंग किसको दोगे यार, इसको दोगे, क्योंकि ये टेबल में ऊपर आ रहा है। इतनी बात समझ में आई, बहुत नॉर्मल सी बात है। चलो अब जल्दी से दूसरा रूल देखते हैं। गिव नंबरिंग टू गेट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इफ फंक्शनल ग्रुप आर एब्सेंट, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, और अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो भाड़ में जाए लॉन्ग चेन, हमें पहले फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना है, उस जहाँ से वो पास होगा वहीं से करेंगे, ठीक है। देखो सबसे छोटा एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा वाला एग्जाम्पल, CH3 लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली ये CH4 होगा, ठीक है, बिकॉज मैंने बताया ना टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। देखो गलतियाँ होती रहती हैं भाई, नोट्स हैं ठीक है, मैंने भी कहीं से ढूंढ के ही बनाए हैं, जल्दी जल्दी में बनाए थे तो गलती हुई है। CH4 लिखा है, मैंने अभी ठीक कर दिया है इसको, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कैसे लिखना है हमें इसको, प्रेफिक्स लिखना है देन सफिक्स लिखना है ना, सॉरी प्रेफिक्स लिखना है देन वर्ड रूट देन सफिक्स लिखना है, ओके। प्रेफिक्स में क्या क्या आता है यार, प्राइमरी प्रेफिक्स में आता है ओपन है या क्लोज है, ओपन है, ओपन है तो कुछ नहीं लिखना। अगर ऐसा कुछ क्लोज सा बन जाता स्ट्रक्चर, कार्बन से जुड़ते जुड़ते यहाँ कार्बन वहाँ कार्बन, तो हम वहाँ पे लिखते साइक्लो, ठीक है। ब्रांचिंग तो कुछ है ही नहीं, एक ही कंपाउंड है भाई, ब्रांचिंग तो क्या ही होगी, तो ओपन में हम कुछ नहीं लिखते, ठीक है। नो ब्रांचिंग तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। वर्ड रूट पे जाते हैं, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक के लिए हम यूज़ करते हैं मैथ, ठीक है, लगा दिया भाई मैथ। साथ ही साथ क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगता है यार, कोई फंक्शन ग्रुप लगता है, फंक्शन ग्रुप है नहीं है तो कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमें पता है कि यार जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो हमें बताता है, क्या बताता है भाई, बॉन्ड, बॉन्ड बताता है कि कौन सा बॉन्ड है। तो ये देखो ज़रा, इसमें ध्यान से देखो, अगर इसको मैं ठीक से लिखूँ तो यार ये तो सिर्फ हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं ना इनके बीच में, और वैसे भी कोई और दूसरा कार्बन है नहीं जिसके बीच में ये बॉन्ड बनाएगा, तो बस सिंगल बॉन्ड है, तो भैया इथेन एन लगा दो, ये एन लगा दो इसके आगे,
और कुछ है भी नहीं हम पे, है ना, और कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स भी खाली हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं मिला। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला, मैथ प्लस एन, मैथेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो सेकेंडरी ये वाला एग्जाम्पल देखो अब थोड़ा सा, ये अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो CH3 लिख रखा है, ठीक है, नंबरिंग कर दो, कोई सा भी कार्बन पकड़ लो, 1 2 कर दिया हमने, नंबरिंग कर दी, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी प्रेफिक्स होता है ओपन, सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है एब्सेंट, क्योंकि कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक और कंपाउंड भी लग जाता है ना, तब भी तो ये हम 1 2 3 नंबर दे देते। यहाँ पर अगर कंपाउंड लगता तब हाँ कुछ बात होती, जैसे कि यहाँ भी कंपाउंड है, यहाँ भी कंपाउंड है, तो इसको ब्रांचिंग देनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट चेन इसको मानना पड़ेगा। आगे बताऊँगा कैसे। ठीक है, तो 10th वालों आराम से बैठो यार, देखते रहो। ठीक है, तो 11th वालों के लिए तो बहुत ईजी होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, सेकेंडरी प्रेफिक्स हो गया एब्सेंट, क्योंकि ब्रांचिंग है नहीं। वर्ड रूट हम देखेंगे कितने कार्बन है, 2, एथ लगा दिया। प्रेफिक्स देख लो, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, एन लगा दिया। सेकेंडरी सफिक्स एब्सेंट, कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं मेन में, तो बस इन दोनों को जोड़ो, इथेन आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करके करना होता है। अब देखो एक फंक्शन ग्रुप डाला है मैंने इस वाले क्वेश्चन में, ये 2 कार्बन रख रखे हैं, एक फंक्शन ग्रुप रख रखा है। अच्छा, फंक्शन ग्रुप जहाँ से पास हो वहाँ से नंबरिंग करो, कर दी भाई नंबरिंग 1 2 3। फंक्शन ग्रुप वाले जो फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग होते हैं उनके कार्बन को भी नंबर दिया करेंगे। ठीक है, जैसे CHO हो तो उसको भी नंबर दो भाई, COOH हो उसको भी नंबर दो, COOR हो तो C को भी नंबर दो। ठीक है, तो हर बार हमें यही करना है, इस कार्बन को नंबर देना जब भी फंक्शन ग्रुप की बात होगी। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि यार ओपन चेन है और ब्रांचिंग है नहीं, प्रॉप है, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन एटम है, प्रॉप लगा दिया। अच्छा, एन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा सिंगल बॉन्ड है, हमेशा, लगा दिया। उसके बाद मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके लिए हम जब मेन फंक्शन की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी सफिक्स में आता है। और सेकेंडरी सफिक्स कब जब हम यूज़ करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिख दिया। ओके, अब तीनों को जोड़ो, प्रॉप एन ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। ठीक है यार, ये देखो बहुत सिंपल सा कोर्स जा रहा है ये, है ना, अभी तक तो, बट हाँ आगे बहुत कुछ होने वाला है, जब मैं मास्टर वाला वीडियो निकालूंगा तो उसमें बहुत कुछ होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आगे देखो, इसमें आ गई ब्रांचिंग, जैसे कि ये हमारी बन गई लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 कार्बन की, मेन वाला ये हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड लग देगा। ठीक है, हर किसी चीज़ में सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, कितने कार्बन है, 4, ब्यूट आ गया, ब्रोमीन और ब्रोमो, बिकॉज ब्रोमीन ऐड है ब्रांचिंग में। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, एट 3। भाई साहब पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये याद रखो कि नोमेनक्लेचर के बाद हम नोमेनक्लेचर से कंपाउंड भी बनाना सीखना चाहते हैं, इस वजह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं कि हमें अगर नाम पता होगा तो हमें कंपाउंड पता होगा कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, ब्रोमो लिखा है एट 3 पोजीशन। उसके बाद ओपन चेन है तो कुछ लिखते ही नहीं है, तो बस 3 ब्रोमो ब्यूटेन ओइक एसिड, इसको ऐसे करके हम ज्वाइन कर देंगे। समझ आया, आई होप यार समझ में आया होगा। देखो बहुत सिंपल चल रहा है अभी तक, तो कुछ भी इसमें खास नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये हमारे पास है एक चेन जिसमें ब्रोमीन इधर लगा है और ये कार्बन लग रखा है इधर। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन भाई सीधी सीधी बात है ये होगी 3 कार्बन की चेन, है ना। ब्रांचिंग में कौन आ गया, ये आ गया भाई साहब ब्रांचिंग में। ठीक है, तो ब्रांचिंग में क्यों आया, क्योंकि भाई साहब इस पर कार्बन तो है नहीं जो इसकी नंबरिंग दोगे आप, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये साइनाइड ब्रोमीन से ऊपर आता है, और साथ ही साथ हमने अभी भी ये भी पढ़ा था कि ब्रोमीन यानी कि हेलोजन वाले हमेशा प्रेफिक्स की तरह काम करते हैं, हमेशा ब्रांचिंग की तरह काम करते हैं, चाहे आयोडीन हो, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। ठीक है, हमेशा ब्रांचिंग में रहेंगे, इट मीन्स जो दूसरा कंपाउंड होगा वो मेन कंपाउंड होगा। तो मेन कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, देखो सेकेंडरी सफिक्स में जब CN लगा होता है तो उसको हम लिखते हैं नाइट्राइल, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, वर्ड रूट क्या हो जाएगी 3 प्रॉप। ठीक है, प्रॉप बिकॉज 3 कार्बन एटम हैं, ब्रोमीन हमारा ब्रांचिंग में है तो 3 ब्रोमो पोजीशन लिखी है यहाँ पे। ठीक है, और ओपन है तो कुछ लिख नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ के आ गया है 3 ब्रोमो प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ मैंने साइनाइड और CHO को डाला है, यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया है। ठीक है, और एल्डिहाइड के आने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखा है हमें, हमारा जो साइनाइड है वो मेन कितना काम करेगा, और मेन में हम इसको लिख देते हैं नाइट्राइल, एन सिंगल बॉन्ड है भाई सब जगह। ठीक है, 3 प्रॉप, क्योंकि वर्ड रूट क्या हो जाएगा 3 बिकॉज 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, ये देखो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हमारी। ठीक
ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये यार हमारा हो जाएगा ब्रांच, बिकॉज साइनाइड अभी हमने देखा कि टेबल में ऊपर आ रहा है। टेबल दिखाऊँ क्या वापस, ये लो, ये देखो, ये है हमारा साइनाइड और ये है हमारा एल्डिहाइड। तो ऊपर कौन आता है, साइनाइड, तो इसलिए हम साइनाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इतनी बात, क्वेश्चन मिल जा। तो ये हो गया था हमारा। उसके बाद हमने बताया कि यार जो एल्डिहाइड है वो ब्रांच में है, और जब ब्रांचिंग में एल्डिहाइड होता है तो उसका नाम हम फॉर्माइल लिखते हैं, ना कि एल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, तो ओ एल ओ एल कुछ नहीं लिखते, लिखते हैं फॉर्माइल। तो हमने इसकी पोजीशन बताई है कि यार ये 3 पर है फॉर्माइल। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 3 फॉर्माइल प्रॉप एन नाइट्राइल। ठीक है, मे भी यार इतना समझ में आ गया होगा आपको, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो। उसके बाद ये देखो, ये आया एक क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला, जिसमें मैंने CHO को लिया है और COOH को लिया है। 10th वाले तो आराम से बैठ के बस सुनते रहो, है ना, और 11th वाले तो सुनोगे नहीं भी तो भी चलेगा, बिकॉज आप लोगों को तो ये सब बातें पता होंगी। नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप बैठ के नेमिंग करते रहो, जैसे अभी रूल बता दिए हैं उसके बेस पे। ठीक है, चलो COOH है हमारा, ये पहले आता है COOH, तो बस इसको प्रायोरिटी देंगे। ओइक एसिड यहाँ पे आएगा। एल्डिहाइड क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्माइल लिखा जाएगा, बिकॉज ये प्रीफिक्स है ना, ब्रांचिंग में है। एन है ही, ब्यूट क्यों आएगा, 4 कार्बन आइटम पे नंबरिंग हुई है, तो बस 4 फॉर्माइल ब्यूटेन ओइक एसिड, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ये छोटा सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के बिना तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो कराने पड़ रहे हैं, जबरदस्ती है। ठीक है, बाकी ये इंट्रोडक्शन कोर्स तो सिर्फ इसलिए था जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि रूल्स कैसे लगते हैं, प्रीफिक्स वगैरह क्या होते हैं। COOH CH2 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 CN। ठीक है, एक डबल बॉन्ड आ गया। अब पहली बात तो नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से होगी भाई, क्योंकि एक मिनट एरो हटाऊँ पहले, तो क्योंकि यार यहाँ पे COOH है जो टेबल में सबसे ऊपर आता है, उसके बाद आता है साइनाइड। तो साइनाइड फिलहाल क्या हो गया, ब्रांच। ब्रांच जब साइनाइड होता है तब उसको साइनो लिखते हैं, और इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो बस 4 साइनो लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, टोटल कार्बन आइटम कितने हैं हमारे लॉन्गेस्ट चेन में, टोटल कार्बन आइटम हमारे लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 हो गए। ब्यूट, ब्यूट आ गया वर्ड रूट, ठीक है, टेबल के हिसाब से। उसके बाद 2 पर हमारी ईन है, डबल बॉन्ड है 2 पर, 2 पोजीशन पर। तो यहाँ पे पोजीशन बताइए हमने सेकंड डबल बॉन्ड की कि 2 पोजीशन पर है यार। और उसके बाद हमने ओइक एसिड लिखा है यहाँ पर, चारों को जोड़ लो, 4 साइनो ब्यूट 2 ईन ओइक एसिड, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो देखो बहुत ही सिंपल जा रहा है कोर्स। उसके बाद ये मैंने एक ब्रांचिंग का क्वेश्चन लिया है। देखो अब इसमें देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो हमारी क्या बनती है पहली प्रायोरिटी कि हम लॉन्गेस्ट चेन देखें। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन की, ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, है ना, ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी। तो और साथ ही साथ एक ये भी हो सकती है बेकार सी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो देखो मैंने हर साइड में मैंने ये 4-5 पॉसिबिलिटी ली हैं और सब में मैंने नंबरिंग करके दिखाई है। तो देखो जब हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं सीधी सीधी चेन में, तो हमारे पास 5 कार्बन आइटम मिलते हैं। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमको इस साइड से 6 कार्बन आइटम मिलते हैं। इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो भी 6 कार्बन आइटम मिलते हैं। एंड देन इस साइड ऐसे करें नंबरिंग करते हैं तब भी 6 कार्बन आइटम मिलते हैं। ओ बढ़िया, तो मतलब देखो पहले तो ये वाला केस तो काट ही दो, क्योंकि इसमें 5 कार्बन आइटम मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इन तीनों में हमें 6 कार्बन आइटम मिल रहे हैं, बट प्रेफर किसको करेंगे ये देखना ज़रूरी है यार। प्रेफरेबल जो हो गए यहाँ पे नंबरिंग, वो ये वाली नंबरिंग होगी। अच्छा क्यों होगी, क्योंकि यार देखो इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो हर किसी में लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है 6 कार्बन आइटम की। बट अब कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लो आपको ब्रांचिंग पास मिले तो ब्रांचिंग देख लो यार। तो ब्रांचिंग देखो ज़रा किस में पास है, देखो इसमें आ रही है 3rd नंबर पर ब्रांचिंग, सॉरी 4 नंबर पर ब्रांचिंग। ठीक है, इसमें आ रही है 2 नंबर पर ब्रांचिंग, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये 3rd नंबर पर आ गई। ठीक है ना, ये वाला 3rd नंबर पर और ये वाला 2 नंबर पर। अच्छा ऐसे ये वाला हमारा 3 नंबर पर आ रहा है, दोनों चीज़ें, ये भी 3 पे आ रही है और ये भी 3 पे। ये तो खतरनाक वाला कंपाउंड है ना। तो हम प्रेफर किसको करेंगे, प्रेफर हम करेंगे इस वाले को, बिकॉज यहाँ पे 2nd नंबर पर सबसे पहले ब्रांचिंग पड़ रही है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं, अगर हमने नंबरिंग ऐसे स्टार्ट कर रखी है, ज़रा अच्छा सा बनाता हूँ उसे, ऐसे करके अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट कर रखी है तो 2nd नंबर पर एक मिथाइल आएगा, मैथेन होता ना ये, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आइल, बिकॉज ये ब्रांचिंग में है। अच्छा और 3 नंबर पर क्या आता है यहाँ इथेन, जिसको हम क्या लिखेंगे इथाइल, बिकॉज ये ब्रांचिंग में है। ठीक है, तो ये आ गया 2 पर 2 मैथाइल और 3 एथाइल। अच्छा अब नेमिंग में
ब्रांचिंग 2 आ गई है ना, 2 ब्रांचिंग आ गई, तो भाई पहले कौन सा लिखेंगे, ये भी तो सीन हो गया। चलो प्रेफिक्स है, ओपन चेन है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन है नहीं लिखते। सेकेंडरी प्रेफिक्स में 2 मेथाइल और 3 एथाइल दोनों साथ में आ रहे हैं, तो पहले कौन आएगा, ये दिक्कत आती है। अच्छा साथ ही साथ 6 वर्ड रूट थी तो 6 हो गए कार्बन आइटम, तो हेक्स लिख दिया। साथ ही साथ एन आएगा क्योंकि हर किसी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। सेकेंडरी सफिक्स एब्सेंट है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं मेन, ठीक है। अच्छा तो अब हमारा ये सवाल बनता है कि ये सब तो ठीक है चलो, है ना, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, बट भाई पहले कौन सा लिखें, ये लिखें या ये लिखें। तो रीअरेंजमेंट हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना, नंबर को भूल जाओ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCDE FGHIJKLMN है ना, तो भैया ई पहले आता है, तो उसके बाद एम आता है, तो पहले क्या लिखेंगे 3 एथाइल 2 मेथाइल हेक्सेन, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा भाई, सीधे सीधे काटेगा बोर्ड वाला, अगर आप 10th की बात कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि रीअरेंजमेंट हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है और ये हमारी बन गई लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन आइटम की, और हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है वो ये है हमारा पहला मेन फंक्शन ग्रुप CHO, जो OH के ऊपर आता है, तो नंबरिंग किससे होगी, CHO से होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करा जाएगा, एक सेकंड, अगर देखो अब मैं यहाँ से करता नंबरिंग ऐसे करके, ठीक है, तो क्या होता मेरे को 2 नंबर पे मिलती ब्रांचिंग, ठीक, और अगर मैं ऐसे करता तब भी यार मेरे को 2 नंबर में मिलती ब्रांचिंग, तो फ़र्क क्या है ना, सही बात यार। यहाँ पे फ़र्क ये है कि अगर मैं इस साइड से करता हूँ नंबरिंग तो क्या होता है, मेरे को 2 नंबर पे ब्रांचिंग तो मिल जाती है लेकिन कुछ और नहीं मिलता, मतलब 2 नंबर पे ब्रांचिंग मिल रही है, ठीक है, बट यहाँ पर देखो अगर हम ऐसे करते, एक सेकेंड, ये देखो अगर इधर से करते, अरे यार ये पेन एक तो चला जाता है बार बार, एक सेकेंड बस यार, हट जा ब्लैक लाइन, हाँ, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो देखो यहाँ से ब्रांचिंग तो 2 नंबर पर पड़ ही रही है ना, और ऐसे कर रहे थे तब भी यार ब्रांचिंग 2 नंबर पर पड़ रही थी, बट फ़र्क ये था कि जब हम ऐसे करते हैं तो यार हमारा जो डबल बॉन्ड है वो नंबर 2 पर मिल रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा नंबर 2 पर, तो पहली बात तो ये नंबरिंग गलत हुई हुई है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को। और साथ ही साथ देखो इसमें मैं आपको नोमेनक्लेचर इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, तो आगे जो भी लिखा होगा वो रॉन्ग होगा और मैं ऐसे पूरा नाम यहाँ पे लिख नहीं सकता, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो जब भी ऐसे करके कंपाउंड मान लेते हैं हम, यहीं से हमने नंबरिंग की और यही सही बैठी, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड था और यहाँ पर ये H होगा, तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो बस आपको ये जानने वाली बात है कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिल जाए तो आप ये मत सोचना कि यार इसका नाम कैसे लिखेंगे, मतलब ये पूरा ब्रांचिंग है तो हाँ यार इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन आएगा कि यार इसका नाम कैसे लिखना है। तो आपको कैसे लिखना होगा, देखो इस पूरे का नाम आप ऐसे लिखो कि यार ये कुछ था ही नहीं, इस सबको भूल जाओ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिखो, मान लो ये है, बट एक दिक्कत होगी, जब आप ऐसा करोगे तो आप ये भी भूल जाओगे और ये सोचोगे कि यार ये फंक्शन ग्रुप इधर है तो नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ ऐसे 3 है ना 4, बस यही गलती हो जाती है आपसे। आपको ये सब कुछ भूल के तो करना है, बट यार ये याद रखना है कि जो अल्फ़ा कार्बन होगा, नंबरिंग ऑफ ब्रांच चेन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन अटैच्ड टू द पेरेंट अल्फ़ा कार्बन, मतलब ये जो पेरेंटल कार्बन चेन है ना, इससे जो भी हमारा कार्बन पहले अटैच होगा उसको हमेशा नंबर 1 दो, इसको हम अल्फ़ा कार्बन भी बोलते हैं, इसको हमेशा नंबर 1 दो, ठीक है, और इससे ही नंबरिंग स्टार्ट होगी जब भी आप ब्रांचिंग की बात करेंगे। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि यार कहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, हमेशा हमें नंबर 1 से स्टार्ट करनी है। अब मान लो यहाँ पर भी एक कंपाउंड दे रखा होता CH2 और OH, अब कैसा लगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर कंपाउंड दे रखा तो यार हाँ तब जो है थोड़ा दिक्कत आता कि यहाँ पे आप ऐसे नंबरिंग करो या फिर ये वाली नंबरिंग करो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते। देखो ये सबका सॉल्यूशन मिलेगा, रूल बाय रूल पढ़ाया गया है। अब जो मास्टर आने वाला है हमारा नोमेनक्लेचर का, बिल्कुल मास्टर्स पढ़ाया गया है और मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। आपको लाइन बाय लाइन हर रूल के बारे में बताया जाएगा और हर रूल के क्वेश्चन कराए जाएंगे, मिक्सचर होगा और साथ ही साथ बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और गलतियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, देखो इस चैनल पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है, तो मैं खुद भी गलती पकड़ता रहता हूँ अपनी भी और साथ में आपकी भी, कि आप क्या गलती कर सकते हो मेरी तरह, मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ,
ठीक है। तो मैंने आपकी मिस्टेक्स के बारे में बात करी है। जो आने वाला कोर्स है उसमें बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कंटेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छे रखे गए हैं। और एल्केन्स में भी आप एक बार को मिस कर सकते हो, बट प्लीज़ एल्कीन और एल्काइन वाला कभी मिस मत करना, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ बताया गया है, ठीक है, जो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच यार, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो, और बहुत खुशी हो रही है, नया कोर्स स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, तो मे बी